जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगी कि संविधान में कितने भाग होते हैं और उनके नाम क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि संविधान में कुल 22 भाग हैं। तो पहला भाग है जिनमें से संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र में भारत में कितने संघ हैं, यानी भारत संघ में कितने राज्य हैं। और आपने नोटिस किया होगा कि इसमें एक शब्द लिखा है, दैट इज संघ। तो इस संघ का क्या मतलब होता है? तो इनमें कुल 4 आर्टिकल हैं। तो 4 आर्टिकल में से संघ को भी डिफाइन किया गया है, जिसे इंग्लिश में यूनियन कहते हैं। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ इट्स स्टेट्स। भाग 2 है भारत की नागरिकता। तो भारत में रह रहे यानी निवास कर रहे लोगों को कुछ नागरिकता और उसके अंतर्गत कुछ सुविधाएं प्राप्त हैं। तो इन नागरिकता के मिलने के बाद क्या सुविधाएं प्राप्त हैं, जिसके बारे में भाग 2 में विस्तृत जानकारी मिलती है। इसमें भारत में नागरिकता प्राप्त करने की विधि और भारत से नागरिकता छोड़ने की विधि दोनों के बारे में बताया गया है। भाग 3 मौलिक अधिकार। भाग 3 के अंतर्गत भारत में जन्म लिए लोगों को कुछ स्वतः ही मौलिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कोई जन्म लेता है तो वो बच्चा श्वास लेता है, छोड़ता है, ये उसकी स्वतः प्रक्रिया है, जन्म लेते से ही शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही भारत में जन्मे बच्चों का कुछ मौलिक अधिकार जो है अपने आप ही प्राप्त हो जाते हैं। तो उसके बारे में चर्चा मिलती है। तो आप समझ गए होंगे कि नागरिकता अलग चीज होती है और मौलिक अधिकार अलग चीजें होती हैं। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानकारी मिलती है, जिसे हम शॉर्ट में डीपीएसपी कहते हैं। इसमें राज्य के क्या क्या कर्तव्य होते हैं, क्या कर्तव्य होने चाहिए, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। भाग 5 इसमें संघ की जानकारी मिलती है। संघ यानी यूनियन जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या काम होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कौन कौन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं, इन सब की बारे में चर्चा मिलती है। भाग 6 इसमें राज्य की चर्चा मिलती है कि राज्य कैसा होना चाहिए, किसे राज्य कहते हैं, इसमें कौन किस पद पे होता है, कौन क्या कार्य करता है, इन सब के बारे में चर्चा मिलती है। भाग 7 भाग 7 कैंसिल हो चुका है, जिसे मैंने निरसित लिखा है। निरसित मतलब कैंसिल। यहाँ पे राज्य के पार्ट बी की चर्चा की गई थी। पहले राज्य 4 भागों में कैटेगराइज थे। जैसे आज महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि राज्य हैं, पर पहले राज्य ए, राज्य बी, राज्य सी और राज्य डी हुआ करते थे। फिर राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 लागू हुआ, जिसके बाद 14 राज्यों का निर्माण हुआ था भाषाई आधार पे। उसके बाद ये चारों कैटेगरी को हटा के सबको राज्य बना दिया गया। और भाग 8 जिसमें राज्य सी की चर्चा थी, उसमें केंद्र शासित प्रदेश को ऐड कर दिया गया। और राज्य डी इसको हटा दिया गया, इसमें पंचायत को रख दिया गया था। तो भाग 7 तो कैंसिल हो गया है। भाग 8 जिसमें संघ शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी यूटी, इसकी चर्चा मिलती है। भाग 9 इसे मैंने बताया था कि अनुसूची 11 में से जोड़ा गया है, 1992 में जोड़ा गया था और ये संशोधन करके जोड़ा गया था बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पे। भाग 10 इसमें अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, बहुत ही पिछड़ी जनजातियां जो आज भी प्रकृति प्रेमी होती हैं और पूर्णतः प्रकृति पे अपना जीवन प्रकृति से कहना चाहिए कि सारा कार्य उनका प्रकृति पे निर्भर होता है। जो टेक्नोलॉजी इन सब पे बिल्कुल विश्वास नहीं करती है। तो वहाँ संपूर्ण भारत में जो भी नियम कानून लगते हैं वो यहाँ पे लागू नहीं होते हैं। तो उन अलग क्षेत्रों की चर्चा मिलती है और उनकी जो जनजातियां इन क्षेत्रों में रहती हैं उनकी चर्चा मिलती है। भाग 11 इसमें केंद्र और राज्य के संबंधों को दर्शाया गया है। जैसे केंद्र सरकार अपना एक अलग काम करती है, राज्य सरकार अपना एक अलग काम करती है।
तो भारत में तो राज्य 28 हैं, पर पूरा भारत एक केंद्र है। और क्योंकि राज्य तो हमें पता है कि 28 है, तो उनकी सरकारें राज्य सरकार होती हैं, उन्हें राज्य के अंतर्गत काउंट किया जाता है। पर ये केंद्र क्या होता है? तो केंद्र, हर राज्य के कुछ ना कुछ प्रतिनिधि होते हैं जिनका समूह एक केंद्र के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, जो पर्टिकुलर किसी एरिया को ना सोच के संपूर्ण भारत के बारे में सोचता है। तो उन दोनों के बीच में क्या संबंध होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, इन सब के बारे में चर्चा मिलती है। भाग 12, इसमें वित्त, संपत्ति और संविदा का वर्णन मिलता है। इसी भाग में हमें मालूम चलता है कि जो टैक्स होते हैं वो लीगल है या इलीगल। इसमें ये भी वर्णन मिलता है कि कोई भी टैक्स जो भारत सरकार द्वारा आरोपित ना हो, उसे कोई भी व्यक्ति ले नहीं सकता, और अगर ले लिया तो हम उस पर केस कर सकते हैं। भाग 13, इसमें भारत में व्यापार और वाणिज्य, यानी भारत में ट्रेड एंड कॉमर्स क्या होना चाहिए, इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसका मेन यूज जो होता है वो सीए वगैरह करते हैं। तो ये तो जनरल कंपटीशन में इस भाग से ज़्यादा क्वेश्चंस तो आते नहीं हैं, बल्कि ना के बराबर ही आते हैं। भाग 14, इसमें संघ और राज्य के अधीन सेवाएं आती हैं। तो जैसे कि हमें मालूम है यूपीएससी और स्टेट पीएससी, ये यूपीएससी अखिल भारतीय सेवा और स्टेट पीएससी, तो ये भाग 14 के अंतर्गत आती है। यानी इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि यूपीएससी के अंतर्गत आने वाली जितनी भी नौकरियां हैं वो संविधान के अंतर्गत आने वाली नौकरियां हैं। भाग 15, इसके बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा, ये निर्वाचन है, निर्वाचन आयोग, और इन सब की जानकारी हमें इसी से मिलती है। भाग 16, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। तो बेसिकली जो हमने पढ़ा था अनुसूची 5, वो भी इसी से रिलेट करती है। इसमें एसटी और एससी के लिए विशेष आरक्षण दिए गए हैं, और इसी में हमको एसटी, एससी, ओबीसी आयोग की भी चर्चा मिलती है। भाग 17, इसमें संघ की राजभाषा के बारे में वर्णन मिलता है। लास्ट वीडियो में हमने भाषा पे चर्चा की थी, वो इसी भाग से रिलेटेड है। 18, इस भाग 18 में आपातकाल की चर्चा है, जिसमें मुख्यतः 3 आपातकालों का वर्णन मिलता है, जिसमें से 2 जर्मनी से और 1 अमेरिका से भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। भाग 19, इसमें प्रकीर्णन का वर्णन मिलता है। प्रकीर्णन का मतलब होता है कुछ विशेष आर्टिकल हैं, और इसमें संविधान में जितने भी वर्ड्स यूज किए गए हैं उसकी डिटेलिंग मिलती है। जैसे मैं कहूँ आरक्षण क्या होता है, तो आरक्षण की पूरी डेफिनेशन इसमें मिलेगी हमें, या फिर मैं कहूँ कि अल्पसंख्यक समुदाय किसे कहते हैं, तो जो भी रिक्वायरमेंट होती है उन सब की डिटेल यहाँ पे मिलती है। इसको हम वोकैबुलरी जैसे समझ सकते हैं। भाग 20, इसमें संशोधन के बारे में वर्णन है। संशोधन 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला संशोधन, जिसे संशोधन की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये संशोधन भी और श्रेणी में कैसे नहीं रखा गया, तो जब इस भाग के बारे में चर्चा करेंगे हम डिटेल में, तब मैं बताऊंगी। तो ये पहला संशोधन है, उसमें ही अनुसूचियों को रखा गया है, यानी इसे संशोधन नहीं मानते हैं, इसे साधारण बहुमत से चेंज किया जा सकता है। तो जब मैं अनुसूचियां बता रही थी आपको, तो मैंने ये बताया था कि इसमें बहुत जल्दी संशोधन हो जाता है, जो भी अमेंडमेंट करने हैं तो वो संशोधन के पार्ट 1 में कैटेगराइज किया जाता है। भाग 21, इसका जैसे कि नाम ही है अस्थायी, तो ये स्थायी नहीं है। यानी जब हमारा भारत में संविधान का निर्माण हो रहा था और तभी भारत आज़ाद हुआ था, और उसी समय पाकिस्तान का विभाजन हो गया था, तो पाकिस्तान में बहुत से लोग पाकिस्तान की ओर जाना चाहते थे, पर हम चाहते थे कि भारत एक अखंड हो। अखंड भारत के निर्माण के लिए राजाओं को जो हम लोग ने कुछ गारंटी दी थी कि आप यहाँ रहेंगे तो आपको ये सुविधा दी जाएगी, पर ये हमेशा के लिए नहीं था। तो उसको जितनी भी सुविधाएं या प्रलोभन थे मुख्यतः उसको अस्थायी में रखा गया था। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर वाला, वो भी इसी भाग से संबंधित है। अब आते हैं अंतिम
आर्टिकल नहीं भाग। अब आते हैं अंतिम भाग 22 पे। तो ये है, ये इसमें 3 आर्टिकल हैं, इसका कुछ अलग से नाम नहीं दिया गया है। इसके जो लास्ट 3 आर्टिकल के नाम है उसको ही सीधा सीधा रख दिया गया है कि संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू। तो एक आर्टिकल में इसका संक्षिप्त नाम दिया गया था कि ये जो बुक बनाई है हमने उसका क्या नाम दिया जाए, तो इसका नाम रख दिया था भारत का संविधान। ये कब से प्रारंभ होगा, तो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। तो इसकी जानकारी मिलती है, प्रारंभ मतलब 26 नवंबर 1949 और लागू मतलब 26 जनवरी 1950। तो इसकी जानकारी मिलती है और ये आर्टिकल के नाम पे ही इसका नाम रख दिया गया है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।